नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। श्रीनगर में पुलिस ने गुजरात के रहने वाले एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो खुद को प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का वरिष्ठ अधिकारी बताकर लगातार घूम रहा। इतना ही नहीं, किरण पटेल नाम का ये जो शख्स है, इसको Z+ सिक्योरिटी दी गई। इसे एक हफ्ते पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन खबर तब सामने आई जब कोर्ट उसे न्यायिक हिरासत में भेज रहा था। इस शख्स को बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई। आप समझ नहीं सकते क्या क्या नहीं दिया, लेकिन हम इन सब चीजों के बारे में बात ना करके, क्योंकि ये एक अजीब सी स्थिति है। हम बात इस चीज की करेंगे कि क्या इसको सुरक्षा में सेंध ना माना जाए, और वो भी एक ऐसे कश्मीर में जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है। ये हो क्या रहा है? तो जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या ये है सुरक्षा की सच्चाई? और ये जितना विचित्र लगता है मामला, और जितना इस पर लोग मजे ले करके एक दूसरे को इसके बारे में बता रहे हैं कि फर्जी बाबू जिसने चकमा दे दिया, वो सब बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक सेकंड को सोच करके देखिए कि पूरा प्रशासन और तंत्र 4 महीने तक नहीं जानता था कि ये हो रहा। इस पूरे मामले में क्या है, यह पूरा मामला पहले हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले आपको यह बता दें कि कैसे सरकारी मेहमान बनके इस फर्जी बाबू ने कितनी ऐश काटी। इसको Z+ सुरक्षा मिली थी कश्मीर में। बुलेट प्रूफ महिंद्रा स्कॉर्पियो SUV भी मिली। 5 स्टार होटल में इसको ठहराया भी गया। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में रणनीति एवं प्रचार का अतिरिक्त निदेशक होने का इसने दावा किया, और उस पर ये सारे इनको लाभ मिले। और तो और जो वहां के अफसर हैं, उनके साथ कई बैठकें कर ली इन्होंने। आप ये सोचिए, वो अफसर अगर वो ये समझते हैं कि ये PMO का आदमी है, तो कितनी सारी चीजें बता गए होंगे। कितनी सारी चीजें सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये आदमी कितनी सारी चीजें जान गया है, और कितनी खतरे की बात। कौन होगा ये, इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या मालूम। ऐसे ही कोई भी अफसरों से बात करने लगेगा कश्मीर में। बडगाम के दूध पथरी में अर्धसैनिक गार्ड के साथ ये बर्फ की सैर भी कर रहे हैं। जो लाल चौक है वहां पर फोटो खिंचवा रहे हैं, और पीछे सैनिक तैनात सुरक्षा देने के लिए। और तो और आप ये सोचिए कि अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैं बाबू हूं, ये ट्विटर पर आधिकारिक दौरों, मतलब जिसको ये आधिकारिक दौरा बता रहे हैं, उसके खुद वीडियो शेयर कर रहा है। आज मैं यहां गया, आज मैं वहां गया, ताकि ऐसा लगे कि ये सही में टूर कर रहे हैं। ट्विटर पर ये बीजेपी गुजरात के जो महासचिव हैं, ऐसा बताया जाता है कि प्रदीप सिंह वाघेला इनके फॉलोअर भी हैं। इन्होंने ट्विटर पर क्या क्या दावा किया है आपको वो बता दें। किरण पटेल ट्विटर पर यह दावा करते हैं कि कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD की है, IIM तिरुचि से MBA किया है, कंप्यूटर साइंस में ये MTech हैं, खुद कहते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में BE हैं, खुद को एक विचारक बताते हैं, रणनीतिज्ञ बताते हैं, समीक्षक बताते हैं, और कैंपेन मैनेजर बताते हैं। कम से कम 10 दिन पहले इनको पकड़ लिया गया था। ये एक और बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि यहां आरोप लगने शुरू हो गए हैं कि मामले को जब ये पकड़ा गया तो दबाने की कोशिश की गई। 10 दिन तक इसके बारे में कोई जिक्र नहीं था, लेकिन पुलिस वालों ने इसको राज रखा। जब न्यायिक हिरासत में भेजा गया तो ये राज खुला, और ऐसी जानकारी हमको मिल रही है सूत्रों की माने तो 2 पुलिस वालों पर एक कार्रवाई शुरू की गई कि ये सब कैसे हो पाए। किरण पटेल के ऊपर पहले से ही 3 मामले हैं, ये भी जानकारी अब सामने आई।
लेकिन आप जरा सोच के देखिए, आप सोच के देखिए कि ये कितनी बड़ी सुरक्षा में सेन है। इसको हल्के में मत लीजिए कि एक सरकारी बाबू बन करके, फर्जी बन के घूम रहा है और सैर कर रहा है और ऐश काट रहा है, सरकारी पैसे पे ऐश काट रहा है। ये तो एक दृष्टिकोण हुआ देखने। ये सब वो उस कश्मीर में कर रहा है सुरक्षा प्राप्त, मतलब आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, अफसर ही अफसर, पुलिस तैनात, Z+, मीटिंग हो रही है, मीटिंग में न जाने क्या क्या बातें बताई होंगी अफसरों ने इसको। ये कोई भी हो सकता था। कितना संवेदनशील इलाका है कश्मीर सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और वहां क्या इस तरीके की सुरक्षा है हमारी? क्या ये सुरक्षा का आलम है कश्मीर में? ये बहुत बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर। इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं हम। आइए आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा जो है, उसका जो कड़ा पहरा है, उसमें क्यों ये सेंध है। आप ये समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर में सेना के 1,30,000 कर्मी तैनात हैं। इसमें से 80,000 जो हैं वो सीमा पर तैनात हैं। राष्ट्रीय राइफल के 40 से 45,000 जवान भी तैनात हैं। CRPF के 60,000 जवान तैनात हैं। सिर्फ कश्मीर घाटी में 45,000 तैनात हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के 83,000 कर्मी हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसी कंपनियों के जवान भी यहां पर तैनात हैं। इतनी फोर्स, फ्रंट लाइन, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे संवेदनशील इलाका जम्मू और कश्मीर में इतनी फोर्स होने के बावजूद एक आदमी उसका मजाक बना के रख देता है। क्या यह शर्म की बात नहीं है? यह सवाल हमको आज बतौर देश अपने आप से पूछना होगा, और जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रशासन है उससे पूछना होगा। और क्योंकि वो केंद्र शासित है तो केंद्र सरकार से भी ये सीधे सवाल है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे दो मेहमानों का। SP वैद, पूर्व DGP हैं जम्मू कश्मीर के, और मेजर जनरल PK सहगल, रक्षा विशेषज्ञ। वैद साहब, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं। आप तो DGP रह चुके हैं इस राज्य के, संवेदनशीलता आपसे ज्यादा और कौन जानेगा। वैद साहब, इसको किस तरीके से देखा जाए ये जो हुआ है? मजाक अलहदा। संकेत जी, ये बहुत ही, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाया। ये बहुत ही संवेदनशील मसला है, ये सिक्योरिटी ब्रीच है, इसमें कोई शक नहीं। और वो भी जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में जहाँ सिक्योरिटी इम्प्रेग्नेबल होनी चाहिए, बिल्कुल उसको कोई भी आप इमेजिन करें इसकी जगह अगर कोई टेररिस्ट हो और पुलिस वालों को जो जिस तरह से एस्कार्ट इसको किया जा रहा है Z+ सिक्योरिटी के साथ, बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो और डबल एस्कार्ट के साथ, ये तो किसी भी हाई सिक्योरिटी जगह पे जा सकता था और उसका नुकसान कर सकता था। तो इस तरह की सिचुएशन होना बहुत गंभीर बात है, और मैं समझता हूँ इसमें एक निष्पक्ष इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसके खिलाफ तो जो कानूनी कार्रवाई होनी है, इम्पर्सोनेशन की, जो इसने ये सारा फ्रॉड वगैरह किया है, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं, जो मुझे रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया कि कोई कश्मीर वैली में डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके उन्होंने SSP सिक्योरिटी को कहा इनको ये देने के लिए। उनको किसने फोन किया, कहां से उनको कम्युनिकेशन आई, इसका एक्चुअली मैं आपको बताऊं, चूंकि मैं DGP रहा हूं। हाँ वैद साहब, जरा ये बता दीजिए आप दर्शकों को कि प्रोटोकॉल क्या होता है। ऐसे ही थोड़ी कोई भी बन जाए। वही बता रहा हूं। जब भी दिल्ली से या किसी भी स्टेट से कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी होता है, जैसे इसका केस लीजिए, अगर ये क्लेम करता है कि PMO से आ रहा है, तो PMO से अगर कोई आ रहा हो या किसी भी मिनिस्ट्री से आ रहा हो, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से या कंसर्न मिनिस्ट्री से एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन आता है, जो एड्रेस होता है ईमेल के थ्रू या फैक्स के थ्रू। एक लेटर फैक्स किया जाता है जिसके थ्रू वो एड्रेस होता है स्टेट चीफ सेक्रेटरी को, और उसकी कॉपी जो है वो जो DGP स्टेट के DGP को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को, एडिशनल DG सिक्योरिटी को आती है, और उसके बाद वो एक ऑर्डर जाता है कि इस तरह से सो एंड सो इज विजिटिंग, या इनकी एंटूरेज में ये लोग होंगे, इनके
कैटेगरी के मुताबिक इसको सिक्योरिटी जो है वो दी जाए। तो वैसे भी मैं देख रहा था जिस किस्म की सिक्योरिटी इसको दी, मुझे नहीं लगता पीएमओ के डायरेक्टर को भी इस किस्म की, अगर एक्चुअल पीएमओ का डायरेक्टर हो, इस किस्म की Z+ सिक्योरिटी की वो एंटाइटलमेंट उसको भी नहीं होती है। और 5 स्टार होटल, जो आई डोंट थिंक सिक्योरिटी के पास 5 स्टार होटल्स होते, सिक्योरिटी आपको 5 स्टार होटल में अकोमोडेशन दे सकती है। इसमें मुझे लगता है कि कुछ और इसमें बाकी जो महकमे प्रोटोकॉल एंड हॉस्पिटैलिटी जो अकोमोडेशन देता है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है। और ये मैं समझता हूँ इसकी पूरी तरह तहकीकात होनी चाहिए। और उन अफसरों के खिलाफ जो सिविल ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर जिसने सबसे पहले इससे भेंट की अक्टूबर के महीने में, आई एम टोल्ड ऑन 27 अक्टूबर, और वो कम्युनिकेट किया सिक्योरिटी को, उसका भी डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए। साहब, यहाँ तो खबर ये आ रही है कि इस पूरे मामले को शायद दबाने की भी कोशिश की गई हो। 10 दिन बाद जब अदालत में मामला गया तब दुनिया के सामने आया। नहीं, ऐसी चीज को दबाना नहीं चाहिए। ऐसा, ये एक बहुत सीरियस मैटर है। इसको दबाने का मतलब ये हुआ कि आप इस पे करेक्टिव स्टेप एक्शन नहीं लेंगे और उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे जो इसमें इन्वॉल्व है, तो आप क्या दोबारा ऐसा चाहते? इस रियासत में G20 की मीटिंग होने वाली है उस इलाके में जहां ये ठहर रहा था, जहां 5 स्टार होटल में, उधर कल को G20 की मीटिंग होने वाली है। पूरे वो 20 जो इम्पोर्टेंट देश हैं वहां के अधिकारी आएंगे। तो आप इमेजिन करें क्या, और जम्मू कश्मीर जैसी संवेदनशील स्टेट में इस तरह का होना मेरी समझ से बाहर। वैद साहब, आपने जो बोला है, मैं सहगल जी के पास जाना चाहता हूं। आपने जो बोला, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अफसर होता है, सीनियर अफसर, जिसको जब तक क्लियरेंस ना आ जाए इस तरीके के ऑर्डर की गृह मंत्रालय से, तब तक ये सारी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा सकती, ऐसा आपका कहना है। तो ये सवाल जाहिर सी बात है गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार से भी पूछा जाएगा, पूछा जाना चाहिए कि ये क्लियरेंस आई या नहीं। अगर आई है तो फिर तो ये सुरक्षा में सेंध यहां से नहीं हुई है, या सिर्फ यहां से नहीं हुई है। अगर ऐसा कोई ऑर्डर आया है तब तो फिर ये चूक केंद्र सरकार से भी हो सकती है। संकेत जी, जो मेरी इंफॉर्मेशन जो मुझे मीडिया से और बाकी लोगों से पता चला है, ऐसी कम्युनिकेशन दिल्ली से कोई नहीं आई है। ये वर्बल इंस्ट्रक्शन शायद व्हाट्सएप पे मैसेज दिया गया है, जो मैंने सुना है। ये तहकीकात का मैटर है। आई थिंक जो इन्वेस्टिगेशन, जो इंक्वायरी बैठेगी वो इसमें देखेगी ये किस तरह से डिप्टी कमिश्नर ने एसएसपी सिक्योरिटी को मैसेज दिया है कि इसको सुरक्षा दी जाए, और उसके कहने पे इस किस्म की सिक्योरिटी दी गई। 5 स्टार होटल किसने दिया, ये सारी चीजें तहकीकात। पीके सहगल जी, बिल्कुल तहकीकात यहाँ पर बिल्कुल होनी चाहिए, बहुत बड़ी जांच यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षा में चूक है। सहगल साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, आपको नहीं लगता एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन बिना लीपापोती के, बिना किसी लीपापोती के, ये देश को जानने का हक है? क्योंकि हम कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे संवेदनशील इलाका देश का। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि बड़ी फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर जो है सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया है हिंदुस्तान का। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है, और इस इम्पोस्टर ने जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को, जम्मू कश्मीर के पुलिस को और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को ऐसा झांसा दिया है जिसका हिमालयन प्रोपोर्शंस जैसा है। इसके परिणाम जो है 26/11 जो जम्मू के मुंबई में होते उसी प्रकार हो सकते थे। इसके पीछे कौन था, कौन सी हिंदुस्तान की अंदरूनी ताकतें हैं या कोई एक्सटर्नल ताकतें हैं, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, ISI इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है, कौन है, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद होगा तो कुछ साल पहले कुछ टेररिस्ट को पकड़े गए थे, जिसको एक जम्मू कश्मीर पुलिस का DSP खुद अपनी कार में जो खुद चला रहा था उनको दिल्ली ले जा रहा था। इसमें भी कुछ इंटरनल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस का। बड़ा लाजमी है कि इंटायरिटी होम मिनिस्ट्री की तरफ से क्या लैप्सेस हुए, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से क्या लैप्सेस हुए, LG से क्या लैप्सेस हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस से क्या लैप्सेस हुए, 100% इसकी जानकारी होनी चाहिए और बड़े ट्रांसपेरेंट से, बिकॉज इसके परिणाम जो है बड़े गंभीर हो सकते थे। नहीं, आप सोचिए सहगल साहब, 1,30,000 सेना, जिसमें से 80,000 सीमा पर तैनात,
45,000 राष्ट्रीय राइफल्स, 60,000 सीआरपीएफ, जिसमें से घाटी में 45,000 तैनात, 83,000 जम्मू कश्मीर पुलिस, और उसके अलावा सशस्त्र सीमा बल जो है, केंद्रीय सशस्त्र बल, वो भी तैनात। इतनी सेना, इतना फौज, इतनी भारी मात्रा में सिक्योरिटी एपरेटस, और उसमें एकदम से इस तरीके की चूक हो जाना, यानी कि कोई भी इसमें सेंध लगा सकता है। मैं तो साफ तौर पे समझता हूं कि इसमें बहुत जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट है इंटरनल एलिमेंट्स का। उनकी इन्वॉल्वमेंट के बिना ये संभव ही नहीं था, और इसमें कौन इन्वॉल्व है उनके खिलाफ उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि वो गायब ना हो जाए या अंडरग्राउंड ना चले जाए। वो किसके इशारे पे ये कार्रवाई कर रहे थे, कौन ताकतें थी, बहुत लाजमी है इनका पता लगाया जाए। जितनी आपको जल्दी लगता है ये पता होना उतना- चाहिए कि ये, जैसे कि अभी प्रोटोकॉल बता रहे थे वैद साहब कि सब कुछ रिटन में आना चाहिए, क्लियरेंस होना चाहिए, तो वो रिटन में वो कहां है क्लियरेंस? क्योंकि अगर ऐसे वो प्रोटोकॉल आया भी हो, ये ना भी आया हो, उसके बावजूद जम्मू कश्मीर में इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी है कि एक फील्ड रैट भी नहीं आ सकता। तमाम एसओपीज का वायलेशन किया गया है एट द लेवल ऑफ द पुलिस, एट द लेवल ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एट द लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसके क्रेडेंशियल क्या है, वो असली इंसान है कौन, और उसके क्रेडेंशियल क्या है, किसकी इजाजत से आया है वहां पे, और किसकी इजाजत से उनके मीटिंग कर रहा है, किसकी मीटिंग करके, और ये डेविड हेडली की तरह आया है, रिकॉनेसेंस कर रहा है, सर्वेलेंस कर रहा है। और सहगल साहब आप सोचिए उस मीटिंग में अफसरों ने कितना कुछ बता दिया होगा, अभी 100% संवेदनशील इंफॉर्मेशन इसको बता दी होंगी। सबसे बड़ी बात है ये पता लगाना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन इसने अपने पास ही रखी है, या किसी कोई हैंडलर थे पाकिस्तान में या चाइना में या किसी अरब कंट्री में, इसको रूल आउट नहीं कर सकते। एकदम सही बोला आपने, इसको भी रूल आउट नहीं कर सकते कि क्या मंसूबा क्या था, मोटिव क्या था। ये कोई सैलानी थोड़ी है, ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं था। डेविड हेडली भी 6-7 बार आया था, और उसको देखा गया था इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल्स के साथ में, शायद वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय शरद पवार, उनके साथ देखा गया था, बाल ठाकरे के साथ देखा गया था। इसी माफिक ट्विटर के सामने ये साफ तौर पे कहता है कि 1300 हस्तियां हैं देश की, इंपोर्टेंट हस्तियां, जिनके साथ ये घूमता रहा है। वो कहता है कि इसको होम मिनिस्टर भी फॉलो करते हैं, इसको गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी फॉलो करते हैं, इसको कई इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट भी फॉलो करते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, और इस बात की तो पुष्टि हम नहीं कर सकते। ये जो आपने बात बोली, ये भले ही चर्चा में हो, लेकिन इसकी आधिकारिक रूप से हम पुष्टि नहीं कर सकते कि इसको, हाँ, एक लीडर लोकल जरूर फॉलो करता है बीजेपी का, इसकी जानकारी हमको आई है गुजरात से, लेकिन उसके अलावा कौन करता है नहीं जानते। बहरहाल सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये जो सेंध लगी है, और इसको इससे कम और कुछ नहीं माना जा सकता, एक ऐसे कश्मीर में जो कि बहुत संवेदनशील है, क्या एक फ्री एंड फेयर निष्पक्ष जांच इस वक्त की पुकार नहीं है? लीपापोती से यह बात नहीं थमेगी। इससे यह साबित होता है कि सिस्टम में बहुत बड़ी ढील है और कमजोरी है, जिसको कोई भी पेनिट्रेट कर सकता है। यह हम अफोर्ड नहीं कर सकते बतौर देश। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्योंकि फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं, तो आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना में कई जगहों से भ्रष्टाचार की शिकायत अब आ रही है। आलम यह है कि धार में योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। विधानसभा में भी यह मुद्दा कई बार उठा है। क्या है जो ज्वेलरी हमको 12,950 रुपए का देना था, जब हमने ज्वेलरी वालों का सामान बुला के देखा तो सारे 12,950 के अलावा मुश्किल से 5-6 हजार का सामान लौटा रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में मध्य प्रदेश सरकार अब तक 5,33,000 से ज्यादा हितग्राहियों को, वहीं मुख्यमंत्री निकाह योजना में 55,000 हितग्राहियों को लाभ देने का दावा कर रही है। सरकार ने योजना में अब तक 1,283 करोड़ रुपए खर्च करने का भी दावा किया है, लेकिन धार जिले के डही में रहने वाले रविंद्र सिंह की शादी 3 बार स्थगित हुई। घर के बाहर हल्दी का शगुन लगा, घर सजा, बस मंडप से दुल्हन नहीं आ पाई। ऐसा एक नहीं, अकेले डही में 314 जोड़ों के साथ हुआ। सजा मंडप खाली रह गया। तीसरी बार कैंसिल हो चुकी है शादी। पहले 9 फरवरी को थी, सेकंड 25 फरवरी को थी, और अभी 2 दिन पहले जो डेट निकली है 15 मार्च तब थी।
अभी वो भी कैंसिल हो गई है। मानसिक रूप से भी परेशान हुए हैं और आर्थिक रूप से सर अब 2-3 बार बोल दिया है रिश्तेदारों में भी, जो रिश्तेदार है उनको तो बुलाना ही पड़ता है। अब 3 बार की कैंसिल हो चुकी है, 3 बार उनको आना जाना ले जाना, कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो उनको भी परेशानी होती है, दिक्कत होती है। बस मजाक ही मजाक, लोगों ने हंसने लग गए हमारे पे कि तुम शादी घर ही कर लो, वहाँ काय के लिए कर रहे, नहीं कर रहे सरकार तुम्हारी शादी, यूं बोलते हैं हमारे को। उमरिया जिले के मानपुर में तो सामूहिक विवाह योजना में घटिया जेवरों को खुद कैबिनेट मंत्री मीना सिंह ने पकड़ा। मंच से ऐलान किया हितग्राहियों को जेवरात के 12,950 रुपए की राशि चेक से मिलेगी, जो आज तक नहीं मिली। ज्वेलरी कैंसिल किया जाता है भैया, पूरा गिलेट का बना के ले, पूरा गिलेट का। मुझे लगता है कि आधो चांदी नहीं है उसमें, आधो चांदी नहीं है। अरे हम लोग इतना दिन से देखा था, भले नहीं पहरी तो क्या होते, सोना चांदी की पहचान तो है ना नगर में। अब बतावा हमारे क्षेत्र मिला थी ठेकेदारन का चोरी करने का, अब वहाँ भोपाल दिल्ली में चोरी कर लेना भाई, हमारे मानेपुर मिला थे क्या? तो भैया सबके खाता में पैसा आ जाएगा, चेक देंगे सभी को। कलेक्टर साहब से कैबिनेट सहयोगी ने मंच से मामला उठाया, कांग्रेस ने विधानसभा में, लेकिन विभाग के मंत्री कहते हैं उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं मिली। क्राउन का टीवी था लिस्ट में, डब्बा तो क्राउन का था, अंदर कुछ और ही था। सिलाई मशीन एक मुक्का मारा वो टूट गई। फिर मैंने 51 बर्तन स्टील के इतने से बॉक्स में, मैंने कहा भाई इतने में तो 51 बर्तन नहीं आएंगे, खोलो देखो। खोला देखा इतने इतने चम्मच, छोटे छोटे बच्चों के दूध पिलाने के लिए, छोटे छोटे गिलास, बच्चे जो पैदा होता है उसको पिलाने के लिए। आधा सामान था ही नहीं, पलंग नहीं थे, अलमारी नहीं थी। मैं और बेचारे जो गरीब परिवार, वो लोडिंग ट्रक लेके आए थे, उनका किराया भाड़ा लेके आए थे, तो सामान बोले ये सामान बाद में मिलेगा, अभी आया नहीं। अब जो उनकी मंत्री बोल रही है उसकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ की वो चुनाव जीत के आ रही है, उसके मतदाताओं के साथ उनने अन्याय किया, तो फिर और बचाई क्या है? मेरे सामने कोई बातें नहीं आई आज तक, आएगी तो हम लोग बराबर जांच करवाएंगे, उसको मतलब सस्पेंड भी करेंगे। आप ही की सहयोगी मीना सिंह ने भी मामला अरे मीना सिंह की बात अलग है, हमारी बात अलग है। मेरे जिले की तो बात धार जिला, अब हमारे पास में कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं। मंत्री भी है ना। अरे तो भैया मेरे पास कोई रिपोर्ट ही नहीं आएगी तो कैसे कार्रवाई करूँगा? अगर आएगी कार्रवाई करेंगे, हम उनको सस्पेंड भी करेंगे। कोरोना काल में जब शादियों पर पाबंदी थी, तब मध्य प्रदेश में विदिशा जिले की सिरौंज जनपंचायत में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के तहत 5,000 से ज़्यादा शादियां करवा डाली गईं। 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा बांटने का दावा किया गया। ये और बात है कि कागज़ में शादीशुदा बुजुर्ग तो छोड़िए, भाई बहन और बच्चों तक की शादी करवा दी गई थी। जांच में पता लगा था गांव-गांव में दलालों का नेटवर्क है, फिर भी हालात सुधरे नहीं हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 55,000 रुपये दिए जाते हैं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दिन 38,000 रुपये की उपहार सामग्री, वधू को 11,000 रुपये का अकाउंट पे चेक, 6,000 रुपये सामूहिक विवाह आयोजनकर्ता निकाय को। मध्य प्रदेश के मुखिया खुद को बच्चों का मामा कहते हैं, बहनों को लाडली बहनें मानते हैं, लेकिन उन्हीं लाडली बहनों के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं, वो भी उनके फ्लैगशिप मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना में। ऐसे में तय किया गया है कि अब पूरे 38,000 की रकम चेक के रूप में ही लाभार्थियों को दी जाएगी, उसका सामान खरीदकर नहीं बांटा जाएगा। धार से साबिर, उमरिया से इजाज और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब बात करें कर्नाटक की। यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही जो सरकार है, उसने विधानसभा चुनावों के लिए क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? ये आरोप अब लगने शुरू हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष द्वारा, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने वहां 600 मदरसों को कैसे तोड़वाया ये कहानी सुनाई, तो वहीं दक्षिण कर्नाटक में विवादास्पद मस्जिद से थोड़ी दूर विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद की जगह मंदिर के लिए यज्ञ करवाया। तो वहीं हिंदू जन जागरण समिति दोबारा हलाल मीट के खिलाफ आंदोलन शुरू करने जा रही है। टीवी का एंकर ने मुझको बोला कि आपने 600 मदरसा बंद कर दिया, आपका इरादा क्या है? मैं बोला भैया मैं अभी 600 मदरसा बंद किया हूं, लेकिन मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का। पहली तस्वीर चिकमंगलुरु की। बीजेपी विधायक कुमारस्वामी को टिकट न देने की मांग को लेकर इतना हंगामा हुआ कि येदियुरप्पा को अपना रोड शो कैंसिल करना पड़ा। दूसरी तस्वीर तुमकुरू के पास कोटेगेरे की है।
बैनर लगाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। और तीसरी तस्वीर पंचमसाली लिंगायत संत जय मृत्युंजय स्वामी की है, जिन्होंने बीजेपी के लिंगायत विधायक बसवन गौड़ पाटिल के साथ येदियुरप्पा और मुख्यमंत्री भोमई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लिंगायतों से आरक्षण के मामले पर वादा खिलाफी के आरोप के साथ। हालात बेकाबू होने लगे तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने येदियुरप्पा का दामन दोबारा थामा, लेकिन स्थानीय बीजेपी नेतृत्व को यह रास नहीं आया। सीटी रवि का येदियुरप्पा के खिलाफ दिया गया बयान इसी विद्रोही तेवर का नतीजा है। ऐसे में अब बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रास्ते पर चल पड़ी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा कर्नाटक में बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने असम में 600 मदरसों को तोड़वाया। मैं सारे कम्युनिस्ट लोगों को बोलना चाहता हूं, कांग्रेस लोगों को बोलना चाहता हूं कि भारत का इतिहास औरंगजेब का नहीं है, भारत का इतिहास बाबर का नहीं है, भारत का इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज का है, भारत का इतिहास गुरु गोविंद सिंह का है, भारत का इतिहास लासित बरफुकन का है। उत्तर कर्नाटक में मुगल बनाम शिवाजी, तो वहीं दक्षिण कर्नाटक में विवादास्पद मलाली मस्जिद की जगह मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद का यज्ञ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने वहां पर गण यज्ञ किया है। तबूला प्रश्न को लेकर जो आयोजन हमने किया था, गणेश यज्ञ उसी की कड़ी है, हमने भी हिस्सा लिया। हावेरी में हिंदू मुस्लिम दंगे की कोशिश लोगों की सूझबूझ और पुलिस की कार्रवाई से टल गई। हिंदू जन जागृति समिति हलाल मीट के खिलाफ अभियान चलाने जा रही है ताकि इसका हिंदू बहिष्कार करे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विकास की जगह कार्यकर्ताओं को लव जिहाद पर फोकस करने को कह रहे हैं। कांग्रेस ऐसे में चुप कैसे रह सकती है? देखिए, हेमंता आए थे यहाँ, कभी बीजेपी की 4 साल की हुकूमत में क्या अच्छा हुआ, क्या प्रोग्राम हुआ, गरीबों को कैसे कुछ मदद हुई होगी, कुछ नहीं बोल पाया। क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि 40% घूसखोर सरकार है, कोई उपलब्धि नहीं है। तो बात क्या करेंगे? सरकार की कोई उपलब्धि होगी तो बोलेंगे। तो इसलिए हिंदू मुसलमान मदरसा मस्जिद मंदिर करते हुए चले गए। बीजेपी के अंदर की गुटबाजी और एंटी इनकम्बेंसी से परेशान पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इससे उभरने की कोशिश कर रहा है। मोदी, शाह और नड्डा लगातार कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं, लेकिन चुनौती अपनी जगह बनी हुई है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और आइए आप अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं कि सरकार खुद क्या क्या कहती है। दरअसल संसद में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं सरकार से, उसका वो जवाब देती है। तो वो जवाब आज जो हमने छांट के यहाँ पर लेकर के आए हैं, वो एक एक करके जरा आपके स्क्रीन पर डालते हैं। तो सरकार खुद कहती है कि केंद्रीय अस्पतालों में स्टाफ की कमी है। क्या है ये आंकड़ा? जरा आप स्क्रीन पर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो आंकड़ा ये कहता है कि दिल्ली में 3 केंद्रीय अस्पताल हैं। वर्धमान महावीर, जरा इसको फुल फ्रेम दिखा दें स्क्रीन पर। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल। यहाँ पर कितनी कमी है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि 118 डॉक्टर, 100 नर्स, अन्य कर्मी जो हैं ग्रुप बी वो 205 और अन्य कर्मी ग्रुप सी ये 133 कम है। इसके बाद जो दूसरा अस्पताल है जिसका डेटा दिया गया है वो है अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल। 71 डॉक्टर्स, 1 नर्स, अन्य कर्मी जो हैं ग्रुप बी में वो 126 और अन्य कर्मी ग्रुप सी में उसमें करीब 350। ये आंकड़े हैं, ये सरकार खुद कहती है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी बता दें, क्योंकि हम मेडिकल के बारे में बात कर रहे हैं, तो सरकार खुद कहती है कि एम्स पटना में भी स्टाफ की कमी है। और ये वो आंकड़े हैं आपके स्क्रीन पर। जो स्वीकृत स्थान नियुक्तियां हैं
वो आपकी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। स्वीकृत स्थान है 305 और नियुक्तियां हैं 184, 184, इतनी कम। नॉन फैकल्टी की अगर बात करें तो 3876 स्वीकृत स्थान है और नियुक्तियां 1900, यानी कि लगभग 50%। प्रोजेक्ट सेल पद जो हैं वो कितने हैं वो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 8 हैं, नियुक्तियां 3 हैं। तो कुल अगर हम बात करें तो करीब करीब 4100 स्वीकृत स्थान हैं, लेकिन उस पर जो भर्तियां हैं वो 2091 हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संसद में आज भी जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी मांग करती रही कि राहुल माफी मांगे, वहीं कांग्रेस नारा लगाती रही कि राहुल को बोलने दिया जाए। जबरदस्त हंगामे की वजह से सदन आज भी नहीं चल पाया। आप नहीं चलना चाहते। सदन की कार्रवाई सोमवार दिनांक लोकसभा की कार्रवाई ही नारेबाजी और हंगामे के साथ शुरू हुई। बीजेपी के सदस्य सीट पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। राहुल गांधी माफी मांगो, देशद्रोही माफी मांगो, राहुल गांधी सेम सेम। वहीं कांग्रेस के साथ डीएमके और लेफ्ट के सांसद वेल में आकर नारे लगाते रहे, राहुल जी को बोलने दो, बोलने दो। स्पीकर के बार बार कहने पर भी कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। एक के बाद दूसरा झूठ बोलना उनकी आदत बन गई है। सदन में आए माफी मांगे। आज मैं इतने कह सकता हूँ, राहुल स्टैंड फॉर रिग्रेटफुल, ऑफुल, हेटफुल, अनग्रेटफुल, लायर। साफ है कि बीजेपी इस बात पर अड़ी हुई है कि पहले राहुल गांधी माफी मांगे, तभी उनको सदन में बोलने दिया जाएगा। लोकसभा में हंगामे के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब विपक्ष के सांसद अपनी सीट पर आ गए ताकि सदन में राहुल गांधी को बोलने का मौका मिले। इसके बावजूद शोर शराबा नहीं थमा। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई। 20 मार्च 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अगर हमारे खिलाफ कुछ है, इन लोगों का इल्जाम, चाहे राहुल गांधी के खिलाफ चाहे कांग्रेस के खिलाफ, तो इससे सबसे बेहतर जगह तो सदन के अंदर होते हैं। लेकिन ये सत्तारूढ़ पार्टी की बड़ा अद्भुत आचरण देख रहे हैं। ये सदन के अंदर कुछ ना बोलते हुए बाहर अनाप शनाप बोलते लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। जब दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो गई तो विपक्ष के सांसदों ने संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने सत्याग्रह में हिस्सा लिया। नारे लगाए कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बंद हो। सदन न चलने की वजह से छोटी पार्टियों के सांसद काफी निराश दिखे। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले 5 दिन कोई कामकाज नहीं हो सका। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध और टकराव की वजह से कई अहम वित्तीय विधेयकों पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। पहले हफ्ते में सरकार ने जम्मू कश्मीर बजट 2023-24 सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स एप्रोप्रिएशन बिल के साथ साथ कई अहम मंत्रालयों के बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा को एजेंडे में शामिल किया था, लेकिन हंगामे की वजह से किसी भी अहम वित्तीय विधेयक पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। हम लोग छोटी पार्टी से आते हैं, रीजनल पार्टी से आते हैं और हमें यहाँ पर बोलना होता है। जनता बहुत उम्मीद के साथ हमें सवालों के साथ भेजती है कि हम उनकी आवाज़ बने, उनकी बातें उठाएं ताकि उनके लिए कोई काम हो। इतने सालों में जो काम नहीं हो पाया वो चाहती है कि आज हो, लेकिन हम मुद्दों को लेकर आते हैं, मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं, सवाल वैसे ही रह जाते हैं और हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। मैं बस यही कहूँगी, दुर्भाग्यवश है कि इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, जहाँ पर वो जवाबदेही से भाग रहे हैं। क्योंकि केंद्र सरकार जैसे ही हमारे राज्यसभा में चेयरमैन आते हैं और यहाँ पर स्पीकर आते हैं, उससे पहले तो ट्रेजरी बेंचेस के एमपीज हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं। 30 सेकंड के अंदर यानी ये अटेम्प्ट भी नहीं किया जाता है कि उनको डांटे फटकारे उनको जगह पे बिठाएं। 30 सेकंड के अंदर दोनों सदन स्थगित कर दिए जाते हैं क्योंकि इससे स्पष्ट होता जा रहा है कि ये लोग घबराए हुए हैं। उधर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राज्यसभा के सभापति को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है।
कहा कि पीएम ने गांधी परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। कहीं से भी विशेषाधिकार का हनन बनता ही नहीं है, ये ध्यान बदलने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी की थू पूरे देश में हो रही है। हर राष्ट्रवादी व्यक्ति जो देश के बारे में सोचता है वो कह रहा है कि कैम्ब्रिज में जाकर, लंदन में जाके वो बातें नहीं कहनी चाहिए। एक तो उन्होंने जुडिशरी के खिलाफ बोला, जबकि भारत की जुडिशरी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। दूसरा, उन्होंने स्पीकर साहब के खिलाफ बात की है, वो भी एक अवमानना है। सोमवार से शुक्रवार तक सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब लग रहा है कि बजट का दूसरा भाग भी कहीं शोर शराबे में ही गुजर न जाए। संसद आज भी अखाड़ा बनी रही और बड़ी पार्टियों की नुरा कुश्ती में छोटी पार्टियां महज मूक दर्शक बन रही है। आम जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि नेता कब उनके बारे में सोचेंगे और लोकहित के मुद्दों पर बात करेंगे। संसद भवन से हिमांशु शेखर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और आइए इस पूरे मामले पर सुनते हैं कि कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और भारतीय जनता पार्टी सांसद नरेश बंसल का क्या कहना है। 5 दिन सदन चला है और 5 दिन मैं सदन में मौजूद रहा हूं, 5 दिन। और मैं उन लोगों में हूं जो 10-15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। होता क्या है, चेयर पे आसीन हुए, चेयर पे आसीन होने के बाद वो कुछ बुलाएं, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं, माननीय मंत्रीगण, वरिष्ठ मंत्रीगण सब नारेबाजी करने लगते हैं, सब सदन में व्यवधान डालने लगते हैं। मेरा 44 साल का, 4 दशक से ज़्यादा का संसदीय इतिहास है। मैंने कभी किसी सत्तारूढ़ दल को, रूलिंग पार्टी को इस तरह अनरूली बिहेवियर सदन में करते हुए नहीं देखा है कि वो 4-5 दिन सदन ना चलने दे। अच्छा, ये बात जो मैं कह रहा हूँ तो मैं आंखों देखी कह रहा हूँ। 2 बार वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो चेयरमैन हैं, उनकी अध्यक्षता में विरोधी दल के नेताओं की और रूलिंग पार्टी की बैठक हुई है, कोशिश भी हुई है। मैं उस बैठक में एज ए डिप्टी लीडर मौजूद रहा हूँ, मेरे सामने बात हुई है। उसके बाद जब एक बात उनको समझाई जाती है कि देखिए राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य, मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ आप उनकी चर्चा नहीं कर सकते कि सेक्शन 238 बार करता है कि आप दूसरे सदन के मेंबर या वहाँ की कार्रवाई पे चर्चा करें। तो उस पर कोई जवाब वहाँ नहीं दे पाते। और जैसे दूसरे दिन 11 बजे सदन शुरू हुआ, फिर वही रवैया भाजपा का। सदन इसलिए नहीं चलने दिया जा रहा है कि जो नोटिसेज लगी हैं अडानी के बारे में, उनके साम्राज्य के बारे में, वहाँ की लूट के बारे में, वहाँ के भ्रष्टाचार के बारे में भाजपा सुनने को नहीं तैयार। 1 मिनट ये भी सुन लीजिए। डूब गए, कुछ होगा नहीं, अरे भगवान बचाए नहीं, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हिंदुस्तान में पैदा हुए, क्या पता नहीं पिछले जन्म में क्या। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीन और कोरिया में सदस्य ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री का बयान है, जहां वो कह रहे हैं कि लोग पहले शर्मिंदा होते थे कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। मेरा सीधा कहना है कि लोकतंत्र में पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, डेलिब्रेशंस होने चाहिए। पार्लियामेंट इसके लिए है, जनता चुनकर भेजती है। पर किसी को भी जिस संसद में वो चुनकर आते हैं, लोगों के द्वारा आते हैं, प्रतिनिधि है, उसका अपमान विदेश की धरती पर करने का अधिकार नहीं है। इसलिए उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। हर जगह उनको बोलने की स्वतंत्रता है, हर जगह वो बोलते हैं। वो पार्लियामेंट में आते कितना है, चर्चा में उनका रिकॉर्ड है 6% का, जबकि औसत है 79% का। उपस्थिति उनकी बहुत कम है, चर्चा में वो भाग नहीं लेते। आज तक कोई प्राइवेट मेंबर बिल नहीं लेकर के आए। कितने उन्होंने क्वेश्चन पूछे, हर चीज में उनका रिकॉर्ड देखिए ना। जो कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता, जो उन्होंने देश का अपमान किया है और वो अहंकार में डटे हुए हैं, माफी नहीं मांगूंगा। वो अहंकार छोड़ करके लोकतंत्र के प्रति उनको अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। लोकतंत्र बिल्कुल ठीक चल रहा है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अभी तो आपने 3500 किलोमीटर की पदयात्रा की है,
कहां पर आपको दिक्कत आई है लोकतंत्र में? लोकतंत्र को आप विदेशी धरती पर जाकर के पार्लियामेंट का अपमान करेंगे, जनता का अपमान करेंगे, न्यायालय का अपमान करेंगे, तो ये अब बदल रहा है भारत। ये भारत स्वीकार नहीं करेगा और उनको माफी मांगनी पड़ेगी। अरे लोकतंत्र खतरे में तब हुआ था जब आपकी दादी ने इमरजेंसी लगाई थी, जिसमें बिना अपील के, बिना दलील के सबको जेल में डाल दिया, मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी। मैंने स्वयं देखा उस समय एडिटोरियल के कॉलम खाली आते थे विरोध में, लेकिन आपने अत्याचार करने में कमी नहीं छोड़ी, लोगों को यातनाएं दी, लोगों को जेलों में डाला, क्योंकि आपको उस करने के आदी है, इसलिए आपको लगता है बाकी भी सत्ता में बैठ के यही कर रहे हैं, इसलिए आप इस प्रकार की बातें बोलते हैं। कभी आप चाइना के उच्चायोग में जाकर के आप वहां के कमिश्नर से मिलते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं, आप उस ट्रस्ट के लिए उनसे डोनेशन लेते हैं। आपका आचरण ऐसा है राहुल गांधी जी, जो विदेश के जो हमारे दुश्मन देश है उसकी भाषा का आप प्रयोग करते हैं, उनको सूट करता है, आपका और उनका एजेंडा एक सा दिखाई देता है। इसलिए लोकतंत्र के लिए आप उस एजेंडे से बदलिए और देश के लिए जो काम हो रहा है उसको आप देखिए, देश की जनता की बात सोचिए। और आज खबरों की खबर में इतना ही। नमस्कार।